गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फेराडे ने, वैज्ञानिक साइंटिस्ट फेराडे ने इसके बारे में बताया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इससे पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से पहले क्लास 10th में हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस starts from north and terminate at south. Starts from north and terminate at south. और ये अंदर मैग्नेटिक के अंदर उनकी डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ। यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। क्लास 12th में अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। Electric lines of force is the path along which positive charge move, if it is free to do so. यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज द पाथ along which positive charge move if it is free to do so. इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी होती है? ये जितने भी पॉइंट्स हैं मैं एक एक करके आपको यहां समझाता रहूंगा। प्लस ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और इसकी वजह से ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां लिख दिया। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, स्मॉल चार्ज। ये क्या हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल चार्ज। लेकिन ये स्मॉल चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी, इधर होगी। इसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो इसका मतलब हमारी डेफिनेशन बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज द पाथ अलोंग विच पॉजिटिव चार्ज मूव if it is free to do so. यानी अगर यहां पर हमें पॉजिटिव चार्ज रख दें तो इसका पाथ ये होगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। और यहां से शुरू होकर कहां तक चलेगी, अप टू इंफिनिटी। हालांकि हम मनाते नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से चलती है, प्लस से शुरू होती है, पॉजिटिव से शुरू होती है। अगर अकेला है अप टू इनफाइनाइट। अब आप लोग कैसे, नहीं तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव की वजह से क्या होगा, ये लीजिए, नेगेटिव की वजह से अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो मैंने यहां पर ये रख दिया क्यू नॉट। व्हाट इज क्यू नॉट? क्यू नॉट क्या है?
एक पॉजिटिव स्मॉल टेस्ट चार्ज। तो अगर ये माइनस है और ये पॉजिटिव स्मॉल टेस्ट चार्ज है ये, तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी? ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? इनफाइनाइट से कहां तक? नेगेटिव तक। यहां से यहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को यहां रखता हूं तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका पाथ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इस पाथ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन बाहर होती है और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन अंदर होती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी चेक करें, एनसीईआरटी में पॉजिटिव की वजह से जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बना रखी है वो इस तरह से बना रखी है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एनसीईआरटी में इस तरह से बना रखी है। आप देख लें, ये बना रखी है। स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के पास दो चीजें होती हैं, डायरेक्शन और दूसरा क्या होता है? मैग्नीट्यूड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के पास दो चीजें होती है, डायरेक्शन, तो प्लस की वजह से डायरेक्शन तो ये होगी, ये क्या है? डायरेक्शन। क्लियर है? लेकिन व्हाट इज मैग्नीट्यूड? यहां पर मैग्नीट्यूड कहां है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी और उसके पास दो चीजें हैं, एक डायरेक्शन है और दूसरा मैग्नीट्यूड है। प्लस की वजह से डायरेक्शन बाहर है, लेकिन मैग्नीट्यूड कहां है इसके अंदर? एनसीईआरटी में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाया हुआ है एनसीईआरटी में। स्टूडेंट्स, इसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है आपको पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे जैसे इस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, जैसे जैसे इस पॉइंट चार्ज से हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा। तो ये जो एरो है आप देख रहे हैं, जैसे हम दूर जा रहे हैं एरो का जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है। यहां पर एरो देखो बड़ा है, यहां कम बड़ा है, यहां बहुत छोटा है, यहां ज्यादा बड़ा है, यहां कम बड़ा है, यहां बहुत छोटा हो गया। तो ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे हम इस पॉइंट चार्ज से दूर जा रहे हैं ये जो एरो का साइज है ये छोटा होता जा रहा है, और जैसे दूर जा रहे हैं इसका साइज का छोटा होना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे आर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आर इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। स्टूडेंट्स, अभी और चर्चा करेंगे इस कंसेप्ट के बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में और चर्चा करेंगे हम, ठीक है? अभी एकदम से सारा समझ में नहीं आ पाएगा, लेकिन आप इस चीज को समझ लें। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज द पाथ along which positive charge move if it is free to do so. दूसरा पॉइंट है start from positive charge and terminate at negative charge। यानी
कहां से शुरू होता है? प्लस से शुरू होता है और माइनस पर आकर खत्म। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस पर आकर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। लाइक दैट। प्लस से स्टार्ट होती है, प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस पर आकर खत्म हो जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस does not form, does not have closed loop, does not have closed loop। जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से शुरू होती है साउथ पर बाहर, और अंदर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। प्लस से शुरू होती है और माइनस पर आकर खत्म हो जाती है और क्लोज लूप नहीं बनाती। दूसरा है नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट और टर्मिनेट एट राइट एंगल फ्रॉम द सरफेस। यानी अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है तो उसके अंदर प्लस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां आ रही है? बाहर आ रही है। और माइनस के केस में अंदर जा रही है, लेकिन ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। इस कंडक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। अगर स्टार्ट हो रही है, बाहर जा रही है तो भी 90, और अंदर जा रही है तो भी कितना एंगल बनाएगी? 90। तो भी कितना एंगल बनेगा? 90। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कहीं इस तरह से आ जाए, ये आ जाएगा थीटा एंगल बना, या फिर इस तरह से आ जाए, ठीक है, तो ये गलत है। ये चीज क्या है? ये गलत है, क्योंकि थीटा एंगल नहीं बनाती। कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। कितना एंगल बनाती है? जहां से स्टार्ट होती है वहां से भी 90, और जहां टर्मिनेट जहां अंदर जा रही है वहां से भी सरफेस के साथ कितना एंगल बनाती है? 90। स्टूडेंट्स क्लियर है? तीसरा पॉइंट हमारे पास है डज नॉट पास थ्रू कंडक्टर। does not pass through conductor, that is electric field lines inside the conductor is 0। यानी अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है, ये क्या है हमारे पास? कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? पास नहीं होंगी, या कह लो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। ये मेरे पास कंडक्टर है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब है जब चार्ज किसमें है? रेस्ट में। जब चार्ज किसमें है? रेस्ट में। जब चार्ज रेस्ट में है तब क्या होगा?
कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस कंडक्टर में से पास ही नहीं होगी। ये चार्ज किसमें है? रेस्ट में। मेरी बात समझ गए? यानी डज नॉट पास थ्रू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टर में से पास नहीं होती है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होती है? जीरो। लेकिन कब? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। कई बार टीचर कहता है ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। ऑलवेज नहीं होती, सिर्फ जब चार्ज रेस्ट पे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अगर इलेक्ट्रोडायनामिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती। इलेक्ट्रोडायनामिक कंडीशन का मतलब व्हेन चार्ज इज इन मोशन, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाता है, ठीक है, तब वो करंट बन जाता है। यानी इलेक्ट्रो, ये आगे पढ़ेंगे, आगे टॉपिक आएगा, हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपने इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जब चार्ज रेस्ट पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर, या कह रहे हो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टर में से पास नहीं होती। चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। यानी चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है ये। चौथा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। आंसर इज रीजन। रीजन क्या है? If they intersect, let electric field lines intersect at a given point. It means, इसका मतलब क्या हुआ? There are two directions. There are two directions of electric field. There are two directions of electric field lines at that point. At that point, which is impossible. मैंने सपोज कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब वहां पर देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लीजिए हमारे पास इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जा रही है, और यहां पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ये हो गई और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का होना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड का होना क्या है? इम्पॉसिबल है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है हमारे पास
अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोजर, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोजर इंडिकेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। स्टूडेंट्स, इसके दो तीन कंसेप्ट है जो मैं आपको समझाता हूं। कंसेप्ट नंबर 1 ये लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, यहां पर है EB, यहां पर है EC। स्टूडेंट्स, यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है? पास पास है, तो EA क्या होगा? EB से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहां क्या है? दूर दूर। यहां पर दूर दूर है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। यहां इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास पास है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इससे ज्यादा होगी। तो जहां पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास पास है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? उस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगी जहां पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दूर दूर है। मैं यहां पर, क्योंकि लगभग बराबर ही है, मैं यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, EA इज इक्वल टू EC। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास पास है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास पास है। स्टूडेंट, एक कंसेप्ट और लेता हूं मैं आपको। देखो, ये पॉजिटिव और इस प्लस की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यहां E2, यहां E3 और यहां E4। तो डायरेक्शन तो ये नहीं। स्टूडेंट्स, यहां आप देखेंगे यहां पर ये सेपरेशन, E1 के लिए जो सेपरेशन है ये कम है, ये सेपरेशन ज्यादा हो गया, ये सेपरेशन और ज्यादा हो गया और ये सेपरेशन और ज्यादा हो गया। तो जितना ज्यादा इन दोनों लाइंस के बीच में सेपरेशन है, सेपरेशन ज्यादा हो गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एज वी मूव अवे, सेपरेशन ऑफ या सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स increases as we move away, separation between electric field lines increases। तो मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ E क्या होगा? डिक्रीजेस। तो मैग्नीट्यूड जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? डिक्रीज होगी। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? डिक्रीज होगी। यानी मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोजर इंडिकेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, अगर दूर दूर है तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी। समझ गए स्टूडेंट्स?
इसी तरह से अगली प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्ट। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज। कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज यानी जब हमारे पास एक सेम अनलाइक चार्जेस है, मैग्नीट्यूड सेम है, अनलाइक चार्जेस है, ये यहां पर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज यानी ड्यू टू अट्रैक्शन ये क्या हुआ, जो कि ये लाइंस जो थी, ये जो लाइंस थी जो कि यहां से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट पर जा रही थी, स्पेस में जा रही थी, अब क्या हुई, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। क्यों हो गई कॉन्ट्रैक्ट? ड्यू टू अट्रैक्शन। ड्यू टू अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। सातवां पॉइंट है एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। लेटरल प्रेशर कब होगा, लेटरल प्रेशर? जब लाइक चार्जेस है, सेम मैग्नीट्यूड है, अब देखो ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, और इस लेटरल प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, रिपल्शन। यहां पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मिड पॉइंट होगा, यहां पर वैसे मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। यहां पर मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। यानी एक्सर्ट लेटरल प्रेशर कब होगा, रिपल्शन। जब क्या हो रहा है, रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस। जब रिपल्शन होगा दे एक्सर्ट, जब रिपल्शन होगा दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। ठीक है। आठवां पॉइंट, है टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसके टेंजेंशियल P पॉइंट पर, इसके टेंजेंशियल ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। यहां पर मान लो Q पॉइंट है, तो Q पॉइंट के टेंजेंशियल ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। इसका मतलब ये हुआ टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज सब्जेक्टिव, इसका मतलब पहले बताता हूं स्टूडेंट्स। ये देखिए, सबसे पहले बंटी ने क्या किया, बंटी से कहा गया इन दोनों के लिए, एक Q है दूसरा 2Q है, इन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करो। तो इससे क्या किया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इससे क्या किया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कर दिया, प्लस Q के लिए भी और प्लस 2Q के लिए, क्योंकि चार्ज डबल हो गया तो इसके लिए 4Q था तो 2 लाइंस बनाई, 2Q है तो कितनी लाइंस बना दी, 4। लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट है पप्पू, पप्पू ने क्या किया, देखो प्लस Q के लिए
उसने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स 4 बनाई और प्लस 2q के लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स प्लस 2q के लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कितनी बना दी? इसके लिए 4 और इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी Q चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनाई बंटी ने और 2Q है तो 4। पप्पू ने क्या किया? Q के लिए 4 बना दी और 2Q के लिए 8 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बना दी, तो दोनों की दोनों क्या है? सही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज सब्जेक्टिव। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज सब्जेक्टिव। बना सकते हो, लेकिन बट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज ऑब्जेक्टिव। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? यहां पर सेपरेशन में कितना था? 180 डिग्री। यानी दोनों फील्ड्स के बीच में सेपरेशन कितना था? 180 डिग्री। और यहां पर कितना रह गया? 90। यानी यहां पर दूर दूर है, 180 डिग्री का सेपरेशन है, तो इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यानी EQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे इंडिकेट कर दिया, यहां दूर दूर है और यहां पास पास हो गई, यानी EQ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2Q। जबकि यहां पर आप देख रहे हैं 90, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 90 और ये भी 90। क्लियर है? जबकि यहां पर मैं आता हूं तो देखें 45 45 45 45 45 45 45 एंड 45। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में एंगल 90 है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल कितना हो गया? 45। तो ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है कि EQ लेस देन EQ। लेकिन अगर वो 90 की जगह यहां पर इनके बीच का सेपरेशन 30 डिग्री दिखा देता, कितना दिखा देता? 30 दिखा देता। अगर ये सेपरेशन 90 की जगह 30 दिखा देता ये एंगल, तब ये गलत था। मेरी बात समझ गए? तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। यानी लाइंस तो 2 है, 4 बना दिया, लेकिन सेपरेशन उसी हिसाब से उसको आधा करना पड़ेगा, या 180 है तो ये 90 दिखाना पड़ेगा, यानी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। 10th पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू magnitude of charge. Electric field lines is directly proportional to magnitude of charge. आइए इसको समझते हैं। मैं इसके लिए क्वेश्चन ले लेता हूं स्टूडेंट्स। मेरे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज मेरे पास क्या है? Q2। आप देख लें, ये लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, और यहां पर ये लीजिए, क्लियर है? ऊपर हमारे पास, और ले लेते हैं हम इसको। ये सबसे पहले तो आपको मुझे बताना है, पहला पार्ट कि आपने मुझे बताना है Q1 डिवाइडेड बाय Q2। मुझे क्या निकालना है? टू फाइंड Q1 डिवाइडेड बाय Q2। ये हमें निकालना है।
देखो Q1 में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर जा रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी बाहर जा रही है Q1 से? 8। क्योंकि 8 बाहर जा रही है, इसका मतलब ये चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। यहां पर अंदर आ रही है, कितनी अंदर आ रही है? 4। 1 2 3 4 अंदर आ रही है, तो ये चार्ज क्या होगा? माइनस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाती है, माइनस होगा। तो आंसर इज -2। आंसर इज -2। इसी में एक कंसेप्ट और ले लिया मैंने आपसे, क्वेश्चन और ले लेता हूं। ये क्वेश्चन आईआईटी में भी आया हुआ है। क्वेश्चन है आपके पास, मैंने एक मेटेलिक कंडक्टर, ये मेरे पास क्या है? एक कंडक्टर जो कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस One, 2, 3, 4. Question is, which electric field line is correct? Is correct. कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बिल्कुल सही है? 1 आप देख रहे हैं, 2 3 4, कौन सी इन चारों में से कौन सी सही है? सोचो। मेरा आंसर इसमें है 4। ये जो चौथी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कितना एंगल बना रही है? 90। इसके साथ कितना एंगल बना रही है? ये 90। हमने पढ़ा था पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट और टर्मिनेट एट राइट एंगल फ्रॉम द सरफेस। तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है? 4। एक सही नहीं हो सकती, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास ही नहीं होती। कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट पास थ्रू कंडक्टर। ये भी सही नहीं है, क्योंकि कंडक्टर में से पास भी हो रही है और यहां पर 90 डिग्री का एंगल भी नहीं बन रहा है। यहां पर सही मान सकते थे, लेकिन यहां पर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का नहीं है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ऐसे ही मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लिया आपसे कि मेरे पास Q1 और ये क्या है? Q2। ये लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। क्वेश्चन इस तरह से, आप देख ले, क्वेश्चन इस तरह से। क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे देता हूं। चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। तीसरा ऑप्शन है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q1। चौथा है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q1। कौन सा सही है? मेरे पास क्वेश्चन नीट में आईआईटी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, तो कौन सा सही है? स्टूडेंट बताइए। स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूं कि ये जो सेपरेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये जो सेपरेशन है अल्फा, और यहां पर जो सेपरेशन है वो क्या है? बीटा। तो क्योंकि अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा,
यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर है तो इसका मतलब अगर मैं इसको ए मान लूं और इसको 1 ही मान लेते हैं, ये E1 क्या होगा, लेस देन E2। E1 लेस देन, E1 जो होगा वो लेस देन E2। अब E1 लेस देन E2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास Q1 लेस देन Q2 या कह ले Q2 ग्रेटर देन Q1। इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लेना तो कौन सा सही है, ये सही है। यानी Q2 is greater than Q1। Q2 is magnitude of Q2 is greater than magnitude of Q1। स्टूडेंट्स, इसी तरह का एक लास्ट कंसेप्ट मैं ले रहा हूं, आपसे शेयर कर रहा हूं। एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस when Q1 is equal to Q2। ठीक है। दूसरा, जब Q1 ग्रेटर देन Q2। स्टूडेंट्स, पहला, अगर Q1 Q2 बराबर है तो मैंने ले लिया, ये लीजिए, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। तब हमारे पास ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, हमारे पास ये इसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, इस तरह से बनेगा। यानी अगर दोनों चार्ज इक्वल है तो ये मिड पॉइंट होगा और ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट। अगर ये R है तो ये भी यहां से कितना है, R। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई, किसके लिए, जब Q1 इज इक्वल टू Q2 है। लेकिन अगर मैं इसके लिए बनाता हूं, किसके लिए, Q1 ग्रेटर देन Q2 के लिए बनाता हूं, तब मेरे पास ये Q1 और ये Q2। Q1 ग्रेटर देन Q2 के लिए बनाता हूं तो ये लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, और अब ये R1 सॉरी Q1 ग्रेटर देन Q2 है, Q1 क्या है, ग्रेटर देन Q2 है। तो हमारे पास ये O, ये R1 और ये क्या हो जाएगा, I। तब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमारे पास इस तरह से आएंगी। आप देखें, अब इस केस में जो R1 है वो R2 से, यानी O पॉइंट यहां होगा। मेरी बात समझ गए, तो O पॉइंट हमारे पास कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा। यानी ये वो पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम इस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, होट्स क्वेश्चन है, लेकिन उस सारे के सारे ऑनलाइन या ब्लैक बोर्ड पर हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कुछ रिटन मटेरियल है, कुछ आपसे डिस्कस होगा, आपसे पूछूंगा, तो कोई बात नहीं, जितना मैं करा रहा हूं इसको अच्छी तरह करें,
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।